जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एसपीएम फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों चलिए अब हम मैथ पेडागोजी भी शुरू कर देते हैं। तो आज के सेशन में हम देखते हैं मैथ पेडागोजी, जो कि आपका टेट हो या सीटेट हो, टेट हो या सीटेट, DSSB, PRT के लिए और रीट मेंस के लिए। ये सब में आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा क्या, मैथ पेडागोजी। थोड़ा सा ओवरव्यू बता देते हैं आपको। शीटेट में मैथ पेडागोजी का रोल क्या होता है कि यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 15 मार्क्स के होंगे। शीटेट में आपके मैथ पेडागोजी से टोटल 15 क्वेश्चन बनेंगे और 15 मार्क्स के। और टेट और DSSB, PRT वाला और रीट मेंस, टिस्टी पिस्टी सबके लिए होता है। ये रीट मेंस के लिए जो होता है, यहाँ से आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 7 से 8 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। और सीटेट में तो 100% श्योर है कि आपको 15 क्वेश्चन ही मिलेगा देखने को, क्योंकि उसमें दोनों डिवाइड होते हैं और वो कंफर्म होते हैं कि इतने इतने भागों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम आज के सेशन में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैथ क्या है। मैथ मतलब गणित। गणित क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि गणित क्या है, एक्चुअली में होता क्या है गणित जो हम पढ़ते हैं। तो गणित जो है अपने आप में एक भाषा है जो कि चिन्ह और नियम पे चलता है। तो गणित क्या है? गणित एक भाषा है। गणित क्या है? एक अपने आप में लैंग्वेज है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों पर चलता है। नियमों पर चलता है। गणित क्या है? तो गणित अपने आप में एक लैंग्वेज है जो विभिन्न प्रकार के सिंबल और रूल पे चलता है। सिंबल मतलब ये प्लस है, ये घटाना, ये गुणा, ये भाग, ये परसेंटेज, ये बार का चिन्ह। तो ये सिंबल का पता होता है हमें, तब हम जाके कहीं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में सफल हो पाते हैं। तो ये सिंबल और नियमों पर चलता है। अब हमको देखना है कि गणित की प्रकृति कैसी है। जानना है कि गणित की प्रकृति, गणित के नेचर के बारे में हम जानते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी है। तो कैसी है गणित की प्रकृति? तो गणित जो है चिन्ह, शब्द और भाषा का समुच्चय है। और भाषा का समुच्चय है। गणित किसका सेट है? तो गणित, मैथमेटिक्स इज अ सेट ऑफ सिंबल, वर्ड एंड लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि गणित जो होता है वह चिन्ह, शब्द और भाषा का एक सेट है, जिसमें आप सब चिन्ह के बिना मैथ नहीं पढ़ सकते। अगर हमें मैथ की भाषा का ज्ञान नहीं है तो हम मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें मैथ की लैंग्वेज ही नहीं पता है तो हम मैथ कैसे सॉल्व कर सकते। इसलिए इन सब का एक समुच्चय ही क्या कहलाता है? हमारा मैथ। ये प्रकृति है मैथ का। और मैथ जो होता है वो अमूर्त होता है। मैथ कैसा है? अमूर्त प्रकृति का है, जो कि दिखाई नहीं देता है।
अमूर्त प्रकृति का है। मैथ कैसा है? तो मैथ अमूर्त प्रकृति का है। और मैथ की प्रकृति कैसी है? तो तार्किक प्रकृति की है, लॉजिकल। मैथ कैसी है? तो मैथ तार्किक प्रकृति की है, जिसमें हमें तर्क लगाना पड़ता है, अपना समझ के हिसाब से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया गया, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने तर्क लगाएंगे, वितर्क करेंगे कि कैसे क्वेश्चन जल्दी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, किस तरीके से हम सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये सब हम अपना तार्किक बुद्धि लगाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा तार्किक प्रकृति। और मैथ कैसा होता है? श्रेणीबद्ध प्रकृति का। कैसा होता है? श्रेणीबद्ध प्रकृति का। श्रेणीबद्ध मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कॉन्सेप्ट आपको है, इस फार्मूले से ये कोई फार्मूला जुड़ा होगा, फिर ये कोई कॉन्सेप्ट होगा, फिर इस कॉन्सेप्ट में भी सब कॉन्सेप्ट होंगे। तो ऐसे है कि गणित का जो प्रकृति है वो श्रेणीबद्ध भी होती है। और श्रेणी और कैसी है ये पदानुक्रम भी है, पदानुक्रम प्रकृति की भी होती है। मैथ कैसी होती है? तो मैथ पदानुक्रम प्रकृति की होती है। ये दोनों का मीनिंग्स लगभग सेम है कि मतलब एक के बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका क्रम में जुड़ा हुआ होता है। ये थी मैथ की प्रकृति। सबसे पहले हमें जाना कि गणित क्या है, एक्चुअली में गणित होता क्या है, गणित क्या है, उसकी डिफिनेशन को समझा हमने कि गणित जो है अपने आप में एक भाषा है जो चिन्ह और नियम के आधार पे ही चलता है। जैसे हमें चिन्ह का नहीं पता है तो हम मैथ नियम जानते हुए भी मैथ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको नियम पता है, चिन्ह के बारे में नहीं पता है कि ये जोड़ का चिन्ह है कि घटाना का चिन्ह है कि गुणा का चिन्ह है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वही है। और उसके बाद गणित की प्रकृति कैसी है? तो गणित की प्रकृति यही है कि यह एक सेट है, किसका? चिन्ह, शब्द और लैंग्वेज का। और यह अमूर्त प्रकृति का होता है, और यह तार्किक प्रकृति का होता है, लॉजिकल, जिसमें थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी आपको। और श्रेणीबद्ध प्रकृति का होता है, और पदानुक्रम होता है। ये मैथ की प्रकृति थी। अब मैथ की कुछ अवधारणाएं हैं, उसको देखते हैं हम। मैथ की अवधारणाएं। इनकी अवधारणाओं की प्रकृति कैसी है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, मैथ की अवधारणा क्या है कि यह एक रैखिक नहीं है। अवधारणाएं जो हैं रैखिक नहीं होती हैं। मीन्स जो आपका कॉन्सेप्ट है वो रैखिक नहीं, ये नहीं है कि यहाँ से यहाँ बस ये रैखिक है, एक लीनियर नहीं है। आपकी जो अवधारणा है वो जटिल है। जटिल कहने का मतलब एक के बाद एक जुड़ा हुआ है। जब से आपको सारी चीज़ पता नहीं होगा, अपने लास्ट स्टेज पे या लास्ट लक्ष्य पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, जब से आपके सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। क्योंकि यह लीनियर नहीं होता कि आप ए से चले बी पॉइंट पे पहुंच गए और आपका काम हो गया, ऐसे नहीं चलता है मैथ। मैथ एक जटिल है। तो नेक्स्ट अवधारणा क्या हो जाएगी कि अवधारणाएं जटिल जाल तंत्र बनाती हैं। जटिल जाल तंत्र बनाती हैं। अवधारणाएं कैसी जाल तंत्र बनाती हैं? जटिल जाल तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट है अवधारणाएं निगमनात्मक होती हैं। निगमनात्मक होती
है। निगमनात्मक कहने का मतलब है कि नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। मैथ में सबसे पहले आपको नियम पता होना चाहिए। नियम के बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जा सकते हैं, मतलब उदाहरण की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया कि मैथ का जो अवधारणा है वो निगमनात्मक होता है। पहले आपको नियम जानना इसमें ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए हमें a प्लस बी पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, a + b के होल स्क्वायर पे, तो इससे पहले हमें सॉल्व पता होना चाहिए कि a + b का फॉर्मूला क्या होता है, नियम क्या है उसका। तो a² + 2ab और +b², ये इसका फार्मूला जब से हमें नहीं पता होगा तब से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, उस उदाहरण को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैथ जो होता है एक निगमनात्मक अवधारणा पे चलती है। नेक्स्ट है गणितीय विचार के लिए विशेष शब्दावलियाँ। गणितीय विचार के लिए विशेष शब्दावलियाँ हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको गणित पढ़ना है तो आपको गणित के जो विशेष शब्द हैं उस पर कमांड होना चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया कि त्रिभुज बनाओ, क्या बनाओ, त्रिभुज बनाओ, तो जब आपको इस त्रिभुज पर कमांड है और तो आप जान जाएंगे कि त्रिभुज ऐसे बनता है। त्रिभुज 3 प्रकार का वैसे है, बट एक फिलहाल के लिए त्रिभुज ऐसे बन रहा है। तो आपको इस विशेष शब्दावली पे पकड़ है तब ना बना पा रहे हैं। तो उसी तरीके से बोला है कि ये विशेष शब्दावलियों पे डिपेंड होता है। अब देखते हैं हम गणितीय खेल एवं पहेलियाँ, इसको रफ करते ऊपर से हम देखते हैं गणित को कैसे हम खेल और पहेली विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे। अब हम उसको देख लेते हैं क्या है गणितीय खेल एवं पहेलियाँ। गणितीय खेल एवं पहेलियाँ। गणितीय खेल और गणित को मतलब खेल और पहेली के माध्यम से हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे ये देखना है। क्योंकि देखिए हमारा जो स्टेट है, शीटेट है, DSP और PRT, इन सब की जो तैयारी हम कर रहे हैं रीट मेंस की, उसमें क्या होता है कि आपको 1 to 5 के लिए जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी ऑलरेडी बच्चे इस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर सिस्टम हो गया है, चाइल्ड सेंटर सिस्टम हो गया है। तो हमें अपनी अवधारणाओं को इस तरीके से समझ के पढ़ाना है कि जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो खेल और पहेली के माध्यम से पढ़ाए तो बच्चा सीखने में सक्षम होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे अब इसमें क्या क्या होता है। तो देखते हैं कि खेल और पहेली विधि से पढ़ाने पर क्या क्या बेनिफिट है हमको और बच्चा कैसे इजी तरीके से पढ़ना सीख सकता है। देखिए सॉरी गणितीय खेल एवं पहेलियाँ। अगर आप गणित को बच्चों को खेल एवं पहेली से सिखा रहे तो सबसे पहले बच्चे में संकल्पनात्मक समझ बढ़ती है। संकल्पनात्मक समझ बढ़ती है। संकल्पनात्मक समझ बढ़ती है। बच्चे की क्या होती है, जो समझ है, संकल्पना मतलब सोचने समझने की जो समझ है वो बढ़ती है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे सांप सीढ़ी का खेल। सांप सीढ़ी का खेल, जैसे आप बच्चे को सांप सीढ़ी खेल के माध्यम से गिनती सिखा रहे हैं तो बच्चा फर्स्ट टाइम चलेगा, ये मान लीजिए सांप सीढ़ी का खेल है, बच्चा फर्स्ट टाइम चला, मान लीजिए 2 अंक आया तो बच्चा यहाँ से स्टार्ट करेगा और 1 2
1 2 यहाँ चला, वो 2 तो गिनती सीख गया। उसके बाद मान लीजिए बच्चा अगेन चला, उसके बाद 4 आ गया, तो बच्चा यहाँ से चलेगा कि 2 चला ही है, तो यहाँ पे आएगा 3 4 5 6, 1 2 3 4 करके चलेगा, तो उसको पता है कि 1 2 3 4 मतलब 6 पे पहुँच जाएगा। उसके बाद अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि इसमें से बताओ 2 कहाँ है, तो बच्चा डेफिनेटली बता देगा कि यहाँ पे 2 है। अगर आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि 6 कहाँ है, वो बता देगा कि 6 यहाँ है, क्योंकि वो उसने खेल के सीखा है, अपने अनुभव से सीखा है। तो ये फ़ायदा होता है मतलब खेल विधि का प्रयोग करने पर। संकल्पनात्मक समझ बढ़ती है। और क्या होता है, बच्चे में जो होता है खेल विधि से तर्कात्मक कौशल का विकास होता है। तर्क करने की जो कौशल होती है वो बच्चे में अच्छा विकसित होता है, मतलब अच्छे तरीके से विकास कर जाता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बच्चे में सृजनात्मकता के विकास में मदद। बच्चे के जो सृजन विकास है उसमें भी मदद मिलता है। नेक्स्ट है गणित और रोजमर्रा के बीच संबंध बनाने में देखिए क्या है कि बच्चे में संकल्पनात्मक समझ बढ़ जाती है, तर्कात्मक कौशल का भी विकास होता है, और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, बच्चा मतलब एक्टिव तरीके से क्रिएटिव तरीके से सीखना पसंद करता है, उसका भी विकास हो जाता है बच्चे में। और बच्चे के जो डेली लाइफ से रोजमर्रा से जुड़ी मैथ की चीज़ें हैं, मतलब कोई सामान लाना है तो वहाँ भी मैथ यूज हो रहा है, तो जो रोजमर्रा की लाइफ में जो जुड़ा हुआ है उसके साथ भी ये संबंध बनाने में सफल होता है। और इससे बच्चे में संख्या और संक्रिया की भी समझ आ जाती है। संख्या और संक्रिया की समझ में भी वृद्धि होती है। संक्रिया की समझ में वृद्धि। बच्चे को अगर आप खेल और पहेली विधि से सिखा रहे हैं गणित, तो बच्चे में संख्या और संक्रिया की भी समझ विकसित हो जाती है, और बच्चे का एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। इससे क्या होता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। और गणित पढ़ाने के पीछे की जो धारणाएं होती हैं, जो हमारे गणित पढ़ाने के छिपे अवधारणाओं को जानने में विकास क्या है कि इसके पीछे छिपी जो अवधारणाएं होती हैं, जो अवधारणाओं के साथ हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा उसको भी समझने में सफल हो जाता है या समझ जाता है। तो यही थी गणित की कुछ खेल एवं पहेली विधि पढ़ाने का लाभ है, जिससे बच्चे में क्या होता है कि संकल्पनात्मक समझ बढ़ जाता है, तर्कात्मक कौशल का भी विकास होता है, और सृजनात्मकता का भी विकास हो जाता है, और बच्चा जो होता है गणित और अपनी जो डेली लाइफ का संबंध है उसको भी संबंध बनाने में भी सक्षम हो जाता है, और संख्या और संक्रिया को समझने में भी वो समझ उसके अंदर आ जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण का उसके अंदर विकास हो जाता है, और उस हमारे पढ़ाने के पीछे की जो धारणाएं हैं वो भी बच्चा समझने में सफल हो जाता है। ये था गणित का कुछ खेल विधि से पढ़ाने का। अब देखते हैं बाल केंद्रित कक्षा। अगर हम कक्षा को चाइल्ड सेंटर बना रहे हैं तो उसका क्या मतलब है और उसमें बच्चा किस तरीके से सीखता है, इसको हम देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा। बाल केंद्रित कक्षा। बाल केंद्रित कक्षा मतलब चाइल्ड
सेंटर्ड क्लास। क्लास को कैसा करना है? चाइल्ड सेंटर क्लास करना है। चाइल्ड सेंटर आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चों की क्षमता, रुचियों और योग्यताओं पर विशेष ध्यान। आपको बच्चे की क्षमता क्या है और उसकी किस चीज़ में रुचि है और उसकी योग्यता क्या है, ये जानने के लिए आपको बच्चे के जो क्लासरूम है उसको चाइल्ड सेंटर बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि टीचर बहुत ही अनुशासित हो जिससे बच्चा देखकर डर जाए, टीचर के एंट्री करते ही बच्चे सब शांत हो जाए, डर जाए और क्वेश्चन पूछना न चाहें। इसीलिए एक टीचर को कहा जाता है कि बच्चे के साथ कैसा उसका संबंध होना चाहिए, तो मित्र का संबंध होना चाहिए कि बच्चा आपसे जैसे अपने मित्र से बात करता है उसी तरीके से आपसे भी अपनी सारी प्रॉब्लम बता सके। इस तरीके का एक टीचर का बिहेवियर होना चाहिए कि वह अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड रहे और बच्चा बहुत ही आसानी से अपनी बातें कर सके, कम्युनिकेशन कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सके। तो ये होता है एक टीचर का रोल। तो ये क्या है कि बच्चों चाइल्ड सेंटर कक्षा में बच्चों की क्षमता, रुचि और योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है और बच्चों में क्या होता है कि अनुभवात्मक अधिगम कराया जाता है। अनुभवात्मक अधिगम। हमको अधिगम कैसा कराना होता है? अधिगम अनुभवात्मक कराना होता है ताकि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान को भी जोड़ सके। जैसे मान लीजिए पिछले 1-2 दिन पहले हमने बच्चे को 1 से 10 तक गिनती सिखाया। अब हम जब 1 या 2 दिन के बाद क्लास में एंट्री कर रहे हैं एज ए टीचर, जब हम एज ए टीचर एक क्लास में एंट्री कर रहा है तो उसका पहले दायित्व ये बनता है कि हम अपने बच्चे को पिछले अनुभव से जोड़ें, जो लर्निंग भी कराएं उसको पिछले अनुभव से जोड़ें कि बच्चा को याद है कि भूल गया कि नहीं इसको। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाने जा रही है, मान लीजिए यहाँ 11 to 20 तक गिनती सिखाने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें इनसे कुछ क्वेश्चन कर लेना चाहिए ताकि बच्चे को समझ आए। जैसे मान लीजिए अभी हम पूछ लें कि बताओ ये कितने पेन हैं, तो बच्चे को पता होना चाहिए या जवाब में हमको मिलना चाहिए कि 1 पेन है। अगर हम पूछें कि अब बताओ ये कितने पेन हैं, तो वो काउंटिंग उनको आनी चाहिए कि 1, 2, 3 पेन हैं। तो इसी तरीके से जब ये बच्चा बताने में सफल है और वो अपने पुराने अनुभव से बता रहा है कि हाँ गिनती 1 कितना होता है, 3 कितना होता है, तो वो होता है आपका एक अच्छा क्लास का माहौल, एक अच्छे टीचर के रूप में आप जाने जाएंगे। तो वो होता है अनुभवात्मक अधिगम, जहाँ बच्चा अपना अनुभव भी जोड़ पा रहा है। अब नेक्स्ट है कि यह अवलोकन व अन्वेषण पर बल देता है। यह किस पे बल देता है? अवलोकन और अन्वेषण। मतलब चाइल्ड सेंटर क्लास बनाने पर आपको इस बात पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना होता है कि क्लास जो हो और बच्चे को हम जो भी सिखाए वो बच्चा उससे खोज करने की तरफ बढ़े। अन्वेषण माने होता है खोज, बच्चा किसकी तरफ एक्टिव हो, खोज करने को, कुछ नया करके सीखने के लिए वो उत्सुक रहे और वो खुद से खोजना स्टार्ट करे कि हाँ इसमें मैं कुछ नया क्या कर सकता हूँ। आपको इस तरीके से चाइल्ड सेंटर बनाना है। और यहाँ पे अध्यापक का रोल क्या होता है इसमें? चाइल्ड सेंटर क्लास में एक अध्यापक का रोल क्या होता है? तो अध्यापक जो होता है सुविधादाता के रूप में होता है। सुविधादाता के रूप में होता है। टीचर का बस इतना ही रोल होता है कि वो चाइल्ड सेंटर
क्लास में एक सुविधादाता के रूप में होता है, एक गाइडर के रूप में होता है, एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है। जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम हो वहाँ पे टीचर उसका हेल्प करेगा, वहाँ पे उस प्रॉब्लम से बच्चे को बाहर निकालेगा। ये एक टीचर का दायित्व होता है। और बाल केंद्रित कक्षा, चाइल्ड सेंटर कक्षा बनाने के पीछे का लक्ष्य यही है हमारा कि बच्चे की जो क्षमता हो, रुचि हो और योग्यता हो, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में क्या, वो किस चीज़ को करने में सक्षम है या सफल है, उस चीज़ पर ध्यान रखें और उस तरीके से बच्चे को लर्निंग कराई जाए। और लर्निंग इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चा उसमें अनुभव करके सीखे। ये नहीं कि बच्चे को रटी रटाई रोट लर्निंग सिखा दिया जाए, वो नहीं करना है। बच्चे को अनुभव के साथ पढ़ाना है और हमारा जो पढ़ाने का तरीका हो वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसका अवलोकन करे, निरीक्षण कर सके और उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश भी करता रहे, अन्वेषण करने की कोशिश पूरी करती रहे, अपना बल देता रहे कि इसमें क्या नया मैं खोज लूँगा। तो और यहाँ पे एक टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर का बस काम करता है। जैसे बच्चे को प्रॉब्लम आई वहाँ पर वो सुविधा देने के लिए प्रेजेंट हो जाएगा। ये एक टीचर की योग्यता होती है और ये हमारा चाइल्ड सेंटर कक्षा करने का विशेष महत्व है। इसीलिए आज के एजुकेशन सिस्टम में चाइल्ड सेंटर पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और ऐसे भी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बच्चों को मारना नहीं है, बच्चे को आप प्यार लाड से बस पढ़ाते रहिए। ये है आज के समय का एजुकेशन सिस्टम। तो इसीलिए आज के समय का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चाइल्ड सेंटर है। तो साथियों, आज के सेशन में हम यही एंड करते हैं। सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर जरूर करें और लाइक भी करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। और ऐसे ही अब नेक्स्ट क्लास मैथ पेडागोजी का भी आएगा, तो अब ऐसे ही साथ में जुड़े रहिए। तो साथियों, धन्यवाद।